स्वागत है आप सभी लोग अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर इस सीरीज में हम लोग अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से गुप्त काल तक के सभी टॉपिक्स को लगभग कवर कर चुके हैं। दूसरी बड़ी विशेषता ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारतीय प्राचीन इतिहास का सबसे प्रथम टॉपिक है, इसी टॉपिक की एक कड़ी एक सीरीज को जोड़ते हुए हम लोग पहुंचे अभी तक गुप्तोत्तर काल तक। एक सबसे नॉर्मल चीज जो यहाँ देखने को मिली वो ये थी कि जब जब केंद्र कमजोर हुआ तब तब इस केंद्र में कोई ना कोई राजनीतिक शक्ति पूरी तरीके से स्थापित होती आई। भाई एक बात ये कि अगर केंद्र कमजोर ना होता और ये शक्तियां स्थापित ना होती तो भारत के अंदर सबसे प्राथमिक राजवंश से लेकर 1947 जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक एक ही राजवंश का क्या होता, शासन होता। तो शासन और सत्ता में ये क्रमिक जो परिवर्तन हो रहा है या शासन और सत्ता के जो ये केंद्र बिंदु बार बार बदल रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं एक कारण ये है कि जब भी योग्य शासक आया तो उसके बाद फिर अयोग्यता का स्थान पूरी तरीके से केंद्र में आ गया। अयोग्यता को स्थान मिला तो भारत के अंदर कभी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं तो कभी भारत के अंदर अन्य शक्तियां उठ खड़ी हो रही हैं। ये अन्य शक्तियां क्या कर रही है, बस इस केंद्र के जो वैक्यूम इसमें क्रिएट हुआ उस क्रिएशन को फिल करने के लिए पूरी तरीके से क्या कर रही है, अपना अपना योगदान देती आई। तो इंडस वैली से लेकर गुप्त काल तक हुआ यही कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था इसमें वो क्या कर रही है, उस राजनीतिक शक्ति को फिल कर रही है और फिल करने के बाद फिर पूरी तरीके से भारत की शासन सत्ता को एक सुचारू रूप देने की कोशिश कर रही है। अब समझिए ये कि जैसे हम लोगों ने भारत के राजनीतिक इतिहास के शुरुआती दौर में सबसे पहले पढ़ा था हर्यक वंश को। तो हर्यक वंश से लेकर आपका पूरा का पूरा गुप्त काल तक भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए और इन्हीं परिवर्तनों का कारण था कि हर बार एक नया शासक एक नई उम्मीद के साथ आता और जनता को कुछ ऐसा देकर जाता जिसके कारण इतिहास ने उन चीजों के बारे में अच्छे से लिखा और डिस्कस किया। हर्यक वंश ने भारत के अंदर राजनीतिक इतिहास की शुरुआत की और हर्यक से लेकर शिशुनाग और उसके बाद फिर नंद वंश, नंदों के पतन के बाद मौर्य और मौर्यों के पतन के बाद कुषाण, कुषाणों के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य और अब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद एक बार पुनः क्या हो रहा है, सेंटर की सत्ता का पूरी तरीके से विलोपन हो रहा है। और सेंटर की सत्ता का यही विलोपन पूरी तरीके से व्यवस्था का तख्ता पलट करके रख देता। बार बार पिछले 4 या 5 वीडियो से एक चीज आपने नोट की होगी कि हर वीडियो में एक चीज जो बताई गई आपको इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर चर्चा हो रही है, सामंतवाद। और मैं बार बार बता चुका हूं कि केंद्र में कोई आदमी पूरी तरीके से स्थापित है और वो भूमि के एक बहुत बड़े भाग को एक आदमी के अधीन कर देता है। वो आदमी वहां से टैक्सेशन या रेवेन्यू सिस्टम को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उस रेवेन्यू को सेंटर को क्या कर देता है, दे देता है। अब ये लेने देने की प्रक्रिया में जो ये आदमी खड़ा किया था XYZ ABC कोई भी या सेंटर में कोई आदमी बैठा था तो ये आदमी जो खड़ा किया गया यही सामंत है। भूमि के एक बहुत बड़े भाग पर जिसका एक अधिकार हो वो सामंत है। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देना क्या हो गया, सामंतवाद। अब गुप्तों ने भी यही किया कि इस सामंतवादी प्रोसेस को एज इट इज बरकरार रखा और एज इट इज बरकरार रखने में हुआ ये कि जब ये खुद सेंटर की सत्ता से हट गए तो भाई एक बात बताओ कि अब ये जो बड़े बड़े क्षेत्र स्थापित हुए हैं आसपास के क्षेत्रों में, तो अब यहाँ का जो आदमी है वो खुद फलता फूलता चला जाएगा और चूंकि सेंटर है नहीं तो अब टैक्स किसे दे और टैक्स किसी के पास जाएगा नहीं तो टैक्स किसके पास रह जाएगा, खुद सामंतों के पास। और अगर ये टैक्स रह गया खुद सामंतों के पास तो सामंत फलने फूलने लगेंगे ना, और सामंत फलने फूलने लगेंगे तो ये अपने अपने साम्राज्यों को छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या कर रहे होंगे, स्थापित। तो अब जो भारत एक अखंड रूप में स्थापित है गुप्त काल तक, तो वो भारत अखंड न होकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो गया और खंडित होने की यही प्रक्रिया सामंतवादी प्रक्रिया कहलाई। चूंकि केंद्र कमजोर हो चुका था और केंद्र के कमजोर होने से छोटे छोटे सामंतों ने अपना ही क्या कर लिया, उदय कर लिया और संपूर्ण भारत पर न जाने और कितने ऐसे शासक स्थापित हो गए कि भारत के विभाजन का जो एक सिलसिला था वो तब से ही, जब से भारत के राजनीतिक इतिहास में सामंतवाद की प्रोसेस शुरू हुई है तब से वो स्टार्ट हो चुका था
और अब भारत जो गुप्तों तक पूरी तरीके से एक सीमा को संजोए हुए था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, अब वो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासकों में उभरने लगा। और यहीं से बात हुई गुप्तोत्तर काल की, मतलब गुप्तों के बाद का वो काल जब गुप्तों की शक्तियों का पूरी तरीके से ह्रास हुआ, और ह्रास होने के बाद गुप्तों का एक किस्म से क्या हुआ, क्रमिक पतन। और ये जो डिक्लाइन था, ये जो पतन था, हुआ ये कि सारी व्यवस्था जो है सामंतों के अधीन चली गई, और अब सामंत अपने अपने साम्राज्यों को स्थापित कर रहे हैं उन क्षेत्रों में जहां वो ऑलरेडी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अब सेंटर में चूंकि है कोई नहीं, तो सारे का सारा रेवेन्यू इनके पास रह गया, तो फिर एक शक्ति उभर कर आई, हरियाणा और पंजाब का एरिया है थानेश्वर। उत्तर प्रदेश में एक शक्ति उभर कर आई जिसका केंद्र बिंदु बना कन्नौज। बंगाल में एक शक्ति उभर कर आई। तो ये शक्तियां कुछ इस तरीके से थी कि थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का उदय, कन्नौज में मौखरी वंश का उदय, और बंगाल में गौड़ नरेश शशांक का उदय। रीजन यही है कि ये सारे के सारे जो आदमी हैं, ये कोई विशेष नहीं है, ये सभी पूर्ववर्ती या तो किसी शासक के सामंत रहे हैं, या अपने पूर्ववर्ती शासकों से पूरी तरीके से क्या कर लिया है, एक राज्य पर एकाधिकार कर लिया है, और एकाधिकार करने के बाद अपने अपने वंशों को क्या कर लिया, स्थापित। तो समझिए गुप्तोत्तर काल जो है वो भारत के विखंडन का काल है। अभी तक जो राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, या राजनीतिक शक्तियों का विस्तार जो मगध साम्राज्य तक हुआ करता था, अब वो राजधानी वहां से ट्रांसफर होकर धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़ती चली गई। तो मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, मतलब उस समय के अकॉर्डिंग कन्नौज उस समय का केंद्र बना। और केंद्र बनने के कारण, चूंकि आप समझिए कि उस समय ये भावना नहीं है कि भाई जहां तक रामेश्वरम है या आपका जो है तमिलनाडु है वहां तक संपूर्ण भारत होगा। अप्रोच तो ये है कि जो सामंत जिस क्षेत्र में निवास करता है उसके लिए वो अपना एक देश होगा। अब सपोज दैट कि थानेश्वर पुष्यभूति वंश का देश है, कन्नौज मौखरी वंश का देश है, और बंगाल गौड़ नरेश शशांक का देश, तो अपने अपने देशों तक सिमट कर रहेंगे। तब ये संकल्पना नहीं थी कि जहां तक आज हम भारत को देखते हैं कि उस रूप में भारत होगा, मतलब अलग अलग रूपों में ये टुकड़ों में क्या था, खंडित होता चला गया, और उसी खंडन की राजधानी का केंद्र बिंदु बना हमारा कन्नौज। तो समझिए कि यहां केवल और केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इंपोर्टेंट पढ़ेंगे तो आप ये याद रखें कि थानेश्वर की एग्जैक्ट लोकेशन इस समय वर्तमान में कहां है, और फिर पुष्यभूति वंश के संस्थापकों से लेकर हर्षवर्धन तक कम से कम आपको 5 से 7 राजा मिल जाएंगे, 5 से 7 शासक मिल जाएंगे, लेकिन सभी को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं। बात करें अगर प्रमुख शासक की, तो ये हमारा आता है हर्षवर्धन। मतलब कुल मिलाकर ये कहे कि सबसे प्रतापी और प्रमुख शासक है प्रभाकर वर्धन, नंदवर्धन, और इसके अलावा और बहुत सारे शासक हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हमारा हर्षवर्धन। मतलब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अगर कोई नाम आएगा तो वो राजा होगा हमारा हर्षवर्धन। इसके राजकवि बाणभट्ट, जिन्होंने कादंबरी और हर्षचरित की रचना की, उसी से पुष्यभूति वंश और उसके आसपास की समग्र जानकारियों को जुटाया गया। फिर ये तो हुआ लिटरेरी सोर्सेज, भाई साहित्य जो है वो भरमार है, साहित्यों का भरमार है, क्योंकि बाणभट्ट जैसे राजकवि खुद इसके दरबार में बैठे हैं हर्षवर्धन के। कादंबरी और हर्षचरित में पूरी तरीके से चर्चा की गई कि साम्राज्य किस किस तरीके से विस्तृत था और किस किस तरीके से वहां का समाज, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था, वो सभी चीजों को आयाम मिलने लगा। फिर एक सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसी के समय भारत आया एक चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसांग, और इसकी रचना है सीयूकी में पूरी तरीके से गुप्तोत्तर काल के बाद का जो समय रहा है उस काल का सारा वर्णन अगर किसी पुस्तक में मिलता है तो वो चीनी यात्री हेनसांग की पुस्तक में मिलता है। तो अब अगर आप बात करें यहाँ के पुरातात्विक सोर्सेज की, तो अभिलेखों के माध्यम से भी, बात करें लिटरेरी सोर्सेज की तो वो हमारा जो है पूरा बाणभट्ट के माध्यम से भी, और बात करें विदेशी विवरण की तो वो पूरा हेनसांग के माध्यम से हमें सारी चीजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त हो रही। अब थानेश्वर में पुष्यभूति वंश खड़ा है, कन्नौज में मौखरी वंश खड़ा है, बंगाल में गौड़ नरेश शशांक खड़ा। तो कुल मिलाकर अब साम्राज्य क्या हो गया, विभक्त, और सेंटर की सत्ता एक बार कमजोर हो गई। राजनीति का केंद्र बिंदु यहां से ट्रांसफर होकर जब यहाँ कन्नौज तक चला गया
तो फिर इसी कन्नौज के अधिकार क्षेत्र पर होने वाली जो लड़ाई थी उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया। एक वेब के माध्यम से समझेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ और किस किस तरीके से कौन कौन से शासकों ने पूरी तरीके से फिर पूरी की पूरी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की कन्नौज में। तो अभी समझे ये कि कुल मिलाकर गुप्त के बाद का जो काल था वो विखंडन और विभाजन का काल था, जो पूरी तरीके से इस रूप में हुआ। और उसी विभाजन का फायदा उठाकर भारत के अंदर इस्लाम कब आया ये भारतीयों को भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि सेंटर की सत्ता कोई थी नहीं। तो कंट्रोल बॉडी के रूप में सेना आप कहां लगाएंगे? सेना केवल कन्नौज तक या थानेश्वर तक लगाएं, सेना केवल बंगाल तक लगाएं, तो सेना संगठित होकर लड़ेगी नहीं। तो फिर कोई भी आक्रमणकारी अगर इन रास्तों से आएगा तो वो चाहे वो सिंध होकर भारत आए, चाहे वो गुजरात होकर भारत आए, तो वो धीरे धीरे भारत के छोटे क्षेत्रीय शासकों को जीतते हुए भारत की सेंटर की सत्ता में काबिज होता चला जाएगा। मतलब जब जब सेंटर कमजोर हुआ है तब तब सेंटर की सत्ता को फिल करने के लिए या तो देशी उत्तराधिकारी या कोई विदेशी उत्तराधिकारी पूरी तरीके से भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाकर आए। तो अब समझिए कि 3 राजवंश खड़े हो गए। और अब बात करेंगे कि गुप्तोत्तर काल का जो समाज है, जो धर्म है, जो अर्थव्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो उद्योग है, जो सभी चीजें हैं वो किस तरीके से थी। और ये पूरा डिबेट और डिस्कशन आज इसी टॉपिक पर रहेगा, गुप्तोत्तर काल। तो अभी यहां चर्चा करेंगे गुप्तोत्तर काल में जो परिवर्तन हुए उन सभी चीजों की। ठीक है, तो जो बेसिक परिवर्तन थे, एक तो वो कि गुप्तोत्तर काल में पूरी तरीके से गुप्त साम्राज्य का एक किस्म से क्रमिक ह्रास हुआ। ह्रास होने का कारण वहां की राजनीतिक व्यवस्था के आयाम थे। ठीक है, वो राजनीतिक व्यवस्था के जो आयाम थे वो खड़े थे किस पर? सामंतवाद पर। बार बार चर्चा में आ रहा है शब्द सामंतवाद। और जब से कुल मिलाकर ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ है भारत के अंदर, आप पूरी तरीके से समझिए एक चीज को कि जब से ब्रह्मदेव भूमिया दान में दी गई या मौर्य साम्राज्य के बाद जिस तरीके से ब्राह्मण साम्राज्य उदय होकर उठकर आया और उसमें सारी की सारी व्यवस्था को खड़ा किया गया, तो तब से लेकर व्यवस्था यहाँ तक आते आते बहुत ज्यादा जटिल हो चुकी है। मतलब शासनकर्ताओं ने इस व्यवस्था को इतना अच्छा खासा अडॉप्ट कर लिया है कि वो इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो राजनीति जो टिकी है वो पूरी सामंतवादी व्यवस्था पर टिकी है। एक गब्बर है और कई प्रकार के कालिया हैं, ठीक है, कई प्रकार के सांबा है। तो वो सांबा क्या करते हैं? गांव-गांव जाकर रेवेन्यू लेते हैं। रेवेन्यू देते हैं किसे? गब्बर को। गब्बर केंद्र बिंदु के रूप में, शासक के रूप में स्थापित है। तो यही व्यवस्था क्या है? आपकी सामंतवादी व्यवस्था। यहाँ की बात करें समाज की, द सोशल स्टेटस ऑफ द लेटर गुप्त एम्पायर, तो वो आपको मिलेगी वर्ण व्यवस्था के रूप में। क्योंकि एक चीज ये कि जो धर्म है वो पूरी तरीके से सनातन और वैदिक सभ्यता पर आधारित है। अगर ऐसा ना होता तो फिर मंदिरों का अच्छा खासा निर्माण ना होता। उन मंदिरों में जो देवी देवता पूजे जाते हैं वो वही हैं जो उस समय गुप्त काल के अंदर पूरी तरीके से दर्शाए गए और जिन्हें आज भारतीय देवी देवताओं के रूप में अडॉप्ट भी किया है। वर्ण व्यवस्था में मुख्यतः कई प्रकार के वर्ण 4 प्रकार के वर्ण और फिर कई प्रकार की जातियों का उल्लेख भी आता है। स्त्रियों की दशा में फिर से गिरावट, क्योंकि जो सती सबसे पहली बार प्रमाणित हुई थी आपकी गुप्त साम्राज्य में, और भानुगुप्त की एरन अभिलेख से जो प्राप्त हुआ था हमें कि सबसे पहली बार सती होने का प्रमाण वहीं से उल्लेखित हुआ, तो वो सती को अब प्रबलता मिलने लगी थी। पहली बार चलो कोई सती हुई हो तो उसका कारण कोई भी रह सकता, लेकिन जब सती का प्रचलन पूरी तरीके से भारतीय समाज के अंदर जड़ कर चुका, तो अब सती की मान्यता एक किस्म से ऐसी हो गई थी कि अब सती होना मतलब बिल्कुल वो सामाजिक रूप से भी बाध्य है और वो आप मानसिक रूप से भी अडॉप्ट कर लें कि अगर आपका पति मरता है तो फिर आपको उसकी जलती हुई चिता पर बैठाकर उसके साथ जाना हो। तो अब व्यवस्था जड़ कर चुकी है, तो स्थितियों में क्या आ गई? गिरावट आ गई। दूसरी ओर ये कि विवाह योग्य जो आयु की गई स्त्री की वो 8 से 10 वर्ष के बीच रखी। अब ये समझिए ये कितना घोर पाप है उस समय, खासकर भारतीय समाज की महिलाओं के लिए, कि पहले तो वो 8-10 वर्ष की आयु में क्या करेगी? विवाह करेगी। विवाह करने के बाद फिर उसे सती भी होना पड़ेगा। मतलब सारी की सारी अग्नि परीक्षा जो है वो कौन देगी? केवल और केवल स्त्री। दूसरी व्यवस्था यह है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को खो देता है तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो ये परंपरागत समाज का, या ये कहें कि भारतीय समाज के अंदर जो पुरुष सत्तात्मक सोच थी वो कहीं ना कहीं माताओं पर हावी थी, और इसी हावी होने के कारण इनकी आयु 8 से 10 वर्ष हुई और इसे कहीं ना कहीं सती होना पड़ा।
मंदिरों में अभी तक तो आपने सुना होगा कि अभी तक तो दास प्रथा प्रचलन में थी, केवल पुरुष भाग ले सकते थे इस प्रथा में। लेकिन मंदिरों के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के बाद जो एक कॉन्सेप्ट आया सोसाइटी में वो था देवदासियों का। तो दासों के साथ साथ देवदासी भी आ गई और इनकी कैटेगरी हो गई 15। ये अलग अलग प्रकार से हैं। किसी को साम्राज्य विस्तार से जीता गया तो दास हो गया, किसी को भाई आपने क्या कर लिया, खरीद लिया तो दास हो गया। तो ऐसे कुल मिलाकर गुप्तोत्तर काल में 15 कैटेगरी यहाँ स्थापित की गई। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जोरों शोरों पर थी। यहाँ मतलब दो चीजें देखने को मिली। एक नया वर्ग उभर कर आया, ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जो आदमी अध्यापन कार्य में व्यस्त हुआ करते थे, उस समय के हिसाब से अध्यापन हुआ करते, अध्यापन में स्टडी के क्षेत्रों में जो योगदान दिया करते थे सोसाइटी को, तो उन्हें आचार्य आज भी होते हैं और उपाध्याय के रूप में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया। एक नई कैटेगरी का और जन्म हुआ जिसका नाम था कायस्थ या कायस्थ। उस समय के जितने भी राजनीतिक या कहें कि जितने भी कानूनी फैसले हुआ करते थे, उनकी लिखा पढ़ी का जो हिसाब किताब रखते थे वो कायस्थ रखते थे। ठीक है, तो ये आपको मतलब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां आपको ये बड़े रूप में बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राजनीति का केंद्र बिंदु कहाँ रहा था, मगध, और मगध के साम्राज्य के आसपास के सारे इलाकों में उन लोगों की क्या मिलेगी, भरमार मिलेगी। तो अब एक जाति व्यवस्था में तब्दील हो जाए या वर्ण व्यवस्था तक सिमट कर रह जाए तो ये केवल एक पोस्ट का नाम है। ब्राह्मण केवल एक कर्म का नाम है, अध्यापन एक कार्य का नाम है, और अध्यापन के कार्य को करने वाले एक पोस्ट का नाम है आचार्य उपाध्याय। अब आप उसे चाहे वर्ण के रूप में तब्दील करें चाहे जाति के रूप में तब्दील करें, वो भारतीय समाज की अपनी एक अलग विशेषता रही। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो समझिए एक चीज कि अभी तक अर्थव्यवस्था जो खड़ी थी पूरी तरीके से इंटरनेशनल स्तर की, वो इंटरनेशनल लेवल के स्तर की रही। लेकिन अब इंटरनेशनल स्तर पर जब आप चले जाओगे तो एक विशेषता आपको मिलेगी कि 4 बड़े जलमार्ग और 4 बड़े स्थल मार्गों की खोज करके चला गया था कौन, सिकंदर। और सिकंदर ने यूनान या यूरोप का एक द्वार खोल दिया था भारत के लिए वाणिज्य व्यापार करने का। उसके बाद से चाहे अशोक रहा हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, चाहे उसके बाद के कुषाण साम्राज्य के शासक हो, वो सभी वाणिज्य व्यापार करते रहे। किसके साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ। फिर अशोक के शासन काल में श्रीलंका से भी वाणिज्य व्यापार हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो आसपास के लोगों ने बौद्ध धर्म का अडॉप्ट किया, और बौद्ध धर्म का अडॉप्ट करने के कारण भारत के अंदर वो इन्वेस्ट भी करना चाहते थे। तो मतलब कुल मिलाकर चारों तरफ से भारत के अंदर ट्रेड या व्यापार जैसी व्यवस्था को इजाद करके जो पूर्ववर्ती शासक गए थे, वही व्यवस्था एज इट इज यहाँ भी बरकरार रही। तो एग्रीकल्चर चूंकि उत्तर भारत से आप ले सकते हैं, भाई सिंधु नदी आज का पाकिस्तान जो है, अगर उसे भी भारत के अंदर सम्मिलित कर लें आप, क्योंकि वो तो 1947 से पहले भारत का ही भाग था। ठीक, तो फिर एक बड़ी नदी और उसके आसपास का जो जल क्षेत्र होगा वो सिंचित होगा। तो उत्तर भारत की जो भूमि है वो सिंचित है गंगा और यमुना के दोआब के कारण। तो ये तो पूरा बंगाल की खाड़ी तक चले जाएगा और अरब सागर तक पूरे उत्तर भारत को आप एग्रीकल्चर के रूप में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब सारा तामझाम ही यहाँ खड़ा है, एग्रीकल्चर का मैक्सिमम सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ से होता है, तो फिर वाणिज्य व्यापार के केंद्र बिंदु भी यही बनेंगे। लेकिन जब 4 बड़े जलमार्गों की खोज हो गई तो अब इन जगहों से जो मिला वो यहां नहीं मिलता, और वो था मसाला व्यापार, लोहा और वो सभी खनिज संसाधन जो पूरी तरीके से इस पूरे के पूरे डेक्कन ट्रैप में या कहें तो दक्कन के पठार में भरपूर या प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीजें, अब वाणिज्य कच्चा माल कहां से मिलेगा, यूरोपियंस को यहां से, और फिर आपको कच्चा माल कृषि के रूप में कहां से मिलेगा, उत्तर भारत से। तो अगर कृषि के रूप में आपको कुछ चाहिए तो उत्तर भारत के राजवंशों से ट्रेड करो, और अगर आपको खनिज पदार्थों के रूप में चाहिए कुछ तो फिर आप क्या करो, दक्षिण भारत के राजवंशों से ट्रेड करो। तो ये सारा का सारा सिस्टम फलता फूलता चला गया, और गुप्तोत्तर काल तक जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर से लेकर ट्रेड तक एक उन्नत किस्म के रूप में खड़ी थी। मतलब व्यवस्था में कोई खामी नहीं थी, व्यवस्था में एक खामी सिर्फ ये थी कि सेंटर के रूप में कोई नहीं था जो पूरे के पूरे भारत को उस समय के हिसाब से क्या कर सके, संचालित कर सके। धर्म की बात करें तो इन सभी धर्मों का विकास ही तब हुआ
जब भारत के अंदर वैदिक या सनातन पद्धति का पूरी तरीके से इजाद हो चुकी थी वो, तो यहीं से अलग अलग शाखाएं निकली। भागवत जो विष्णु के उपासक हुए, शिव के उपासक शिव कहलाए। तो इस तरीके से अलग अलग सबने क्या कर लिया कि एक देवी देवता को प्रमुख स्थान दे दिया और उसकी प्रमुखता को स्वीकार करते हुए अपने सारे के सारे सिक्कों पर उसका अंकन भी कराया गया, उसके नाम के मंदिर भी बनाए गए। तो फिर क्या हुआ कि ये शाखाएं क्या है, सनातन शाखाएं पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। तो शिव के भक्त कुछ और कहलाए, विष्णु के भक्त कुछ और कहलाए। तो शिव में फिर एक अलग अवतारवाद, विष्णु में फिर एक अलग अवतारवाद। तो ये सारी शाखाएं चूंकि मूल है किसकी, सनातन की, तो कुल मिलाकर जो धार्मिक व्यवस्था थी वो एज इट इज जो वैदिक सभ्यता में खड़ी थी उसका एक जटिल रूप थी। तो यहाँ की बात करें राजनीति की सामंतवाद पर आधारित, समाज की तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित, समाज में स्त्रियों की बात करें तो सती प्रथा को बल मिल चुका था, 8 से 10 साल की आयु विवाह हेतु योग्य कर दी गई थी। समाज में बात करें तो दास प्रथा का प्रचलन पूरी तरीके से था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो एग्रीकल्चर और ट्रेड पर आधारित था। धर्म की बात करें तो वो पूर्ण रूपेण जो था हिंदू समाज के अंतर्गत स्थापित सारी शाखाओं में, जिन शाखाओं को भी बल प्राप्त हुआ उस समय को अकॉर्डिंग, तो वो सारे के सारे शाखाएं इस रूप में क्या थे, विभाजित थी। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यहां से थोड़ा सा 1-2 मिनट में ही खत्म करने की कोशिश भी करूंगा। गुप्तोत्तर काल के बाद मगध या पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी रहने गया था। और अगर आप भारत के मैप पर जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो एक बड़ी विशेषता आपको दिखाई देगी, ये कि ये जो जगह थी कन्नौज, अब ये दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम चारों के लिए एक केंद्र बिंदु बन चुका था, जहां से वाणिज्य व्यापार कह रहा हूं, राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरीके से एक आयाम दिया जा सकता। तो यहीं से एक राजवंश कैप्चर करने की कोशिश करता है, यहीं से एक राजवंश इसे कैप्चर करने की कोशिश करता है और यहीं से एक राजवंश इसे पूरी तरीके से कैप्चर करने की क्या करता है, कोशिश करता है। अब ये जो राजवंश इस रूप में खड़े हुए, तो आप समझिए कि पूर्वी भारत से जो राजवंश खड़ा हुआ वो था आपका पाल, पश्चिमी क्षेत्रों से भारत के जो खड़ा हुआ वो था आपका गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण से जो खड़ा हुआ वो था आपका। अब पेपर में सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस किसके बीच हुआ। ऑप्शन में आएगा नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार, नंबर 2 पाल, नंबर 3 पुष्यभूति वंश। तो अब आपको ध्यान रखना है कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, मतलब अब ये जो अधिकार क्षेत्र हो गया इस समय का, चाहे वो किसी भी राजवंश के समर्थन में रहा हो, लेकिन अब जो ये संघर्ष होगा वो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में होगा। किसे लेकर? कन्नौज को लेकर। और कितने वर्षों तक चला? लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष एज इट इज जारी रहा। 3 राजवंशों की लड़ाई थी, तो इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। इन फ्यूचर जब भी लाइव क्लासेस होंगी तो बहुत डिटेल में जाएंगे। एक ट्रैक के रूप में कहानी को समझिए कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अब भारत जो है वो राजनीतिक शक्ति को यहां से ट्रांसफर कर यहां ले जा रहा है, और फिर यहां उत्तर भारत में अभी तक जो हस्तक्षेप नहीं थी दक्षिण भारत के राजवंशों की, वो पूरी तरीके से कहां होने लगी? उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो अब इस राजधानी के केंद्र बिंदु को लेकर जो तामझाम खड़ा हुआ है, यही तामझाम त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में उभर कर आया। और इसी त्रिपक्षीय संघर्ष के उपरांत भारत के अंदर अब जो ट्रेड होगा, जो मैंने बात की, जो व्यापार होगा, अब वो उन लोगों का भी होगा जिन लोगों के यहाँ खाद्यान्न वस्तुओं का अभाव है, और खाद्यान्न वस्तुओं की इस अभाव की पूर्ति हेतु जब भारत के अंदर इस्लाम का आगमन होगा, और इस्लाम के आगमन के बाद किस तरीके से मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होगी, उसका पूरा का पूरा जो कार्यक्रम खड़ा हो रहा है, या आप इस काल को गुप्तोत्तर काल न कहकर इसे कह सकते हैं पूर्व मध्यकाल। तो मध्यकाल से पहले सेंटर पर एक अधिकार, और वो भी किस किस के बीच? भाई भारत के ही तो शासक हैं ये सभी, और भारत के ही शासक भारतीय जमीनों पर अपने अपने कब्जे की भावना को रखते हुए लड़ रहे हैं।
तो फिर भारत कमजोर विदेशी ताकतों से नहीं हुआ है, भारत कमजोर भारतीय शासकों से हुआ है कि उन लोगों ने कभी भारत को भारत के रूप में समझा ही नहीं है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष होना इस बात का सबूत था कि पूर्व मध्य काल में जो पीड़ाएं पूरी तरीके से देखने को मिली जनता की, तो वो ये थी कि बड़े पैमाने पर जब आप संघर्ष करेंगे तो आपसी भेदभाव के कारण आप खुद में लड़ मर रहे हैं और इससे एक बड़ी जनहानि भी होगी। तो अब कुल मिलाकर जब कोई विदेशी उत्तराधिकारी आएगा तो वो भाप रहा होगा कि यार ये तो मूर्ख आदमी है सभी भारतीय, कि यहाँ का शासक यहाँ जाकर लड़ता है, वहां का शासक यहाँ आकर लड़ता है और यहाँ का शासक वहां आकर लड़ता है। जब आप पूरी तरीके से अपने अपने क्षेत्रों को छोड़कर वहां अप्रोच करने लगोगे तो सोमनाथ मंदिर पर अटैक क्यों नहीं होगा बताइए आप लोग। और सोमनाथ मंदिर पर अटैक होगा तो केवल कौन आदमी लड़ेगा, जो गुजरात से संबंध रखता हो, तो फिर बिहार का आदमी लड़ने नहीं आएगा, बचाने नहीं आएगा। तो समझिए कि ये जो एक अखंडता की भावना विकसित हुई भारत के संविधान के अंदर, वो उस समय के संविधानों में भी या उस तरीके की व्यवस्थाओं में अगर होती तो फिर भारत के अंदर कभी भी कोई राजनीतिक शक्ति या कोई विदेशी ताकतें भारत के अंदर अप्रोच ना कर। तो एक ट्रैक के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर गुप्त काल तक कुछ इस तरीके से था, और ये चर्चा जो आज हुई वो गुप्तोत्तर काल की हुई। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, एक नवीन धर्म के साथ, इस्लाम के आगमन के साथ, एक नवीन आक्रांताओं के साथ, और फिर देखें कि किस तरीके से भारत की राजनीति में परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों का तौर क्या लाया मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के बाद आपका आधुनिक भारत। तो पूरी तरीके से एक सीरीज, एक कहानी के रूप में चर्चा करेंगे। और अगर ये समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज बताइएगा कि अगर एक कहानी के रूप में आपको संपूर्ण इतिहास चाहिए तो वो आपको किस माध्यम से हम लोग दे सकते हैं, उसकी चर्चा भी आप कमेंट में करके प्लीज बताइएगा कि वो लाइव आकर दे या रिकॉर्डेड क्लास में वो काम चला सकते हैं। तो कल मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।